मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हरियाणा चुनाव में जीत के लिए दी बधाई। उत्तराखंड के विकास को लेकर भी की कई डिमांड। उत्तराखंड में हरियाणा चुनाव जीत का जश्न। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। जीत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। उत्तराखंड में सभी प्रमुख सेवाओं से परस्पर जुड़ा होगा यूसीसी पोर्टल। तुरंत होगा सत्यापन। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर इसे लागू किया जा सकता है। पहाड़ का सफर अब होगा सुखद। अगले हफ्ते आएंगी 130 रोडवेज बसें। वायुसेना की सबसे बड़ी कार रैली शुरू। सियाचिन ले श्रीनगर होते हुए 14 अक्टूबर को पहुंचेगी देहरादून। ये रैली वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी कार रैली। शहीद सैनिकों के परिजन भी अब रोडवेज बसों में करेंगे मुफ्त यात्रा। प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करते हैं खबरों का, और खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां हरियाणा में लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर लक्सर के दुर्गा चौक पर भाजपा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर एवं एक दूसरे का मुंह मीठा कर जीत की शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि हरियाणा राज्य में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। भाजपा ने हरियाणा में नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, जहां भाजपा ने अन्य पार्टी को धूल चटाते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। वहीं कुछ न्यूज चैनलों द्वारा हरियाणा राज्य में अपने एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही थी। वहीं हरियाणा राज्य में एग्जिट पोल गलत साबित हुए और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि हरियाणा राज्य में भारतीय जनता पार्टी से लोग नाखुश थे। वहीं कहीं ना कहीं वे सभी बातें गलत साबित हुई और लोगों ने सभी चीजों को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सत्ता में ला खड़ा किया। वहीं इस जीत के बाद कुछ पार्टियों ने एक बार फिर से ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। तो वहीं हरियाणा में भाजपा की तीसरी जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़े व आतिशबाजी कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर शुभकामनाएं दी गईं। देखिए, इस बार हरियाणा में ऐतिहासिक जीत ने ये दर्ज करा दिया है कि जो जन भावनाएं हैं, जो सभी लोगों की इच्छाएं हैं, सभी का कार्य हो रहा है। भले ही वहाँ के हरियाणा में किसानों की बात रखते थे, पर अंदर से किसान को पता है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी में 2014 से पहले किसान की स्थिति क्या थी, इस बार क्या है। किसानों ने, नौजवानों ने और सभी लोगों ने मिलकर एक ऐतिहासिक जीत कराई। अभी मेरे भाई ने कहा कि 50 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत मिला। रही बात जम्मू और कश्मीर की, जम्मू और कश्मीर में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। सीटें पहले से बहुत अच्छी मिली। मैं समझता हूँ कि 28 सीटें मिलना भी अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। करनी कथनी एक है, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ जो कार्य किया है। अब जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को इतना पसंद किया, उनकी योजनाओं से इतने लाभान्वित हुए, जो बिना तुष्टीकरण के सरकार योजना चलाती है, जिसका लाभ सभी को मिलता है। अब खबर आपको अल्मोड़ा से बता रहे हैं, जहां अल्मोड़ा में निजी वाहनों के टैक्सी कार्य में प्रयोग को लेकर टैक्सी मालिक सेवा समिति की नाराजगी बढ़ती जा रही है। समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र तिलारा ने कहा कि हाल ही में एक पत्रकार वार्ता में इस मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि पिछले कुछ समय से सरकारी नौकरी में लगे शिक्षक और अन्य लोग अपने निजी वाहनों का उपयोग टैक्सी के रूप में कर रहे हैं, जो कि टैक्सी चालकों के लिए गंभीर समस्या बन गई है। अल्मोड़ा में कई शिक्षक जो कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं, अपने निजी वाहनों का उपयोग करते हुए अन्य शिक्षकों को विद्यालय लाने और ले जाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए वे एक तयशुदा धनराशि भी लेते हैं। ये प्रक्रिया न केवल टैक्सी चालक मालिकों के लिए आय का स्रोत सीमित कर रही है, बल्कि सरकारी राजस्व को भी प्रभावित कर रही है। टैक्सी सेवाओं से मिलने वाले यात्री कर की चोरी हो रही है, जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। अल्मोड़ा जनपद में टैक्सी सेवाएं बेरोजगारों के लिए एकमात्र आय का साधन है। जब सरकारी कर्मचारी अपने निजी वाहनों से टैक्सी का कार्य करने लगते हैं, तो ये स्थिति बेरोजगारों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न करती है। जो प्राइवेट वाहन हैं, व्यावसायिक रूप में अपने गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं,
इसमें मुख्यतः टीचर समुदाय है। कहने में तो शर्म आती है, इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। अब अपनी ये गाड़ियाँ, निजी गाड़ियाँ जो हैं, अपने स्कूलों को टीचर को या क्लर्क या कोई भी स्टाफ हो, उनसे प्रति माह एक मोटी रकम लेके उनका आवागमन करते हैं, ले जाना लाना करते हैं, जिससे हमारे टैक्सी व्यवसाय में हम लोग तो एक टैक्स देते हैं सरकार को, चलो हमारा आएंगे टैक्स, एक तो सरकार का टैक्स मार रहे हैं, और दूसरा कम से कम आप इस सवेरे के टाइम में आइए, 100 से 150 गाड़ियाँ हमारी जो टीचरों को लेके जाती थी वो रुक गई है। पूर्व में शासन प्रशासन को इस बारे में हमने लिखित और मौखिक दोनों रूप से अवगत कराया था, पर उनके द्वारा कुछ हमारी बातें सुनी नहीं गई। अब इस संबंध में सब मालिक चालकों से और क्षेत्र के अन्य जनप्रतिनिधियों से भी बात हुई जो इस संबंध में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि एक गोलजू दरबार में इसके लिए जब शासन प्रशासन मान नहीं रहा है तो एक गोलजू दरबार में इसके लिए एप्लीकेशन दें। तो कल हमारा एक कार्यक्रम ऐसा है कि 100-150 गाड़ियों के काफिले में गोलजू दरबार के उसमें एक एप्लीकेशन हमने बनाई है। इसको हम कल वहाँ पर देंगे, न्याय की गुहार लगाएंगे, जिससे गरीब ड्राइवर हैं अपने रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से लोन लेके चलाते हैं। तो थोड़ा सा शासन का ध्यान, क्या पता शासन को ही गोलजू भगवान सदबुद्धि दे या कुछ अपने स्तर से भगवान कुछ न्याय दिलाएं, इसलिए हमारा कल का कार्यक्रम है। सीईओ को मुख्य उत्तराखंड में होने वाले आगामी चुनाव से पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। संबंधित कमेटी एक हफ्ते के भीतर ये ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इसकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। आपको बता दें कि यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। इस दौरान समिति अध्यक्ष और पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही राज्य स्थापना दिवस के मौके पर समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐलान कर चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य की जनता से किए गए अपने सबसे बड़े वादे को पूरा करने जा रही है। जी हां, हम यूसीसी की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यूसीसी की नियमावली बनकर तैयार हो गई है। यूसीसी के लिए गठित की गई कमेटी एक हफ्ते के भीतर यह ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपने जा रही है। इसके साथ ही यूसीसी से संबंधित वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार कर लिया गया है। इनकी लॉन्चिंग के बाद प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे ही अपना पंजीकरण करा सकेगा। यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए गठित कमेटी की बीजापुर स्थित राज्य अतिथि गृह में बैठक हुई। पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में नियमावली के ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया। तो आपकी जानकारी के लिए रूल बनाने वाली जो समिति गठित की गई थी माह फरवरी में, जिसकी पहली मीटिंग फरवरी के आखिरी सप्ताह में हुई थी, उसने अब अपना काम रूल बनाने का पूरा कर लिया है। आज की जो बैठक समिति की हुई है उसमें जो रूल बनाए गए हैं उसके जो फाइनल पॉइंट्स बचे हुए थे उस पर चर्चा हो रही है और रूल हमारा तैयार है। अब हम उसको प्रिंटिंग के लिए देंगे और प्रिंटिंग से जैसे ही हमारे पास आएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर हम उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यूसीसी का ढोल लगातार भाजपा सरकार पीट रही है, लेकिन यूसीसी उत्तराखंड के हित में कैसे है इसका जवाब आज तक नहीं दिया जा रहा है। उत्तराखंड का बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, उत्तराखंड की जनता पलायन से तरस है, विकास की लगातार मांग हो रही है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पे सरकार फेल है। चौतरफा नाकामियों के बावजूद जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी की रट सरकार लगा रही है। और हमने कहा आप जब यूसीसी लेकर के आ गए हैं, ये यूसीसी उत्तराखंड के बाहर कितना काम आएगा देश के, ये भी देश की जनता जानना चाहती है। अगर यूसीसी पर भाजपा गंभीर होती तो केंद्र में यूसीसी का बिल लेकर के आती जो पूरे देश पे लागू होता, लेकिन केवल राज्यों के सहारे चुनावी रणनीति साधना चाहती है भाजपा और यूसीसी पर कोई गंभीर नहीं है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, वो रटी रटाई बात कह रहे हैं। हमने चुनाव से पहले जनता के बीच में गए थे कि हम यूसीसी लाएंगे और उत्तराखंड की जनता ने हमको मैंडेट दिया, दूसरी बार सरकार बनाई। हम जनता से किए वादे को पूरा कर रहे हैं। हम यूसीसी के कानून को हमने
विधानसभा से पारित किया, उसके बाद राज्यपाल महोदय के यहाँ से उसकी अनुमति मिली और आज उसकी नियमावली भी लगभग तैयार हो गई है। और हमने जैसे जनता से वादा किया है कि हम 9 नवंबर से पहले यूसीसी लागू कर देंगे, हम उसको करने जा रहे थे। जो हमने जनता के सामने जो मुद्दे रखे थे, जिस पर जनता ने मैंडेट देकर हमारी सरकार बनवाई है, तो हम अपने वादों को पूरा कर रहे हैं। और किसी भी सरकार के लिए ये अपने आप में एक बड़ा काम रहता है कि जो भी उसने जनता से वादे किए अपने वादों को पूरा करें। हम अपने वादों पर खरे उतर रहे हैं। जनता की नज़रों में हम अपना काम ठीक प्रकार से कर रहे हैं। हम इस बात से कंसर्न हैं। कांग्रेस क्या कहती है वो हमारे लिए बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो यूसीसी के विरोध में बोलेगी ही बोलेगी, क्योंकि उनका जो बेस वोटर है वो उसके विरोध में है। आपको बता दें कि धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजिता प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। वहीं यूसीसी बिल को राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। वहीं धामी सरकार का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान जो वादा जनता से किया था उसे पूरा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून लागू होने से सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलने के साथ ही महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न पर भी लगाम लगेगी। हालांकि विपक्ष यूसीसी को लेकर सीएम धामी पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। कि धामी जी केवल जुमलेबाजी करते हैं अपने नेता नरेंद्र मोदी जी की तरह। यूसीसी बना ही कहाँ है उत्तराखंड में? ये मूर्ख बनाने का काम है। यूसीसी बना ही नहीं है। मैं चुनौती देकर के कह रहा हूँ, चैलेंज देके कह रहा हूँ, यूसीसी बना ही नहीं है। ये बेवकूफ बना रहे हैं। यूसीसी का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब वो क्या होता है? सामान। सामान्य का मतलब क्या होता है? सबके लिए एक समान। तो आपने राज्य के अनुसूचित जनजाति वर्ग को छोड़ दिया तो यूसीसी कैसे हुआ? यू आर मेकिंग फूल ऑफ द पीपल। लेकिन एक अंग्रेजी में कहावत है, यू कैन फूल अ पर्सन ऑल ऑफ द टाइम्स, some of the people some of the times, but you cannot fool all of the people all of the times. आप हमेशा सब लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। यूसीसी बना ही नहीं है। जितने लोग यूसीसी बनाने की प्रक्रिया में थे वो उन्होंने सबने फ्रॉड किया है। देखिए, ये सरासर, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि भू कानून और मूल निवास को लेके यहाँ उत्तराखंड के जो निवासी हैं वो काफी सक्रिय हो रहे हैं। उन लोगों को भू कानून और मूल निवास की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों को दबाने के लिए, ताकि ये मुद्दे जोर ना पकड़े, इसीलिए यूसीसी की बात कर रहे हैं। अब यूसीसी में तो हम लोगों का नुकसान है। जो मूल निवास 1950 की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर यूसीसी आ जाता है तो वो तो पिछले जो 1 साल से आए हुए लोग हैं उनके अधिकारों को, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनके अधिकारों को बराबर करता है। और दूसरी चीज जो यूसीसी में है, आप लिव इन रिलेशन को लीगल कर रहे हो एक तरह से। आप ये देखिए कि आपने बोला कि लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो आप इस देवभूमि में किस तरह का कल्चर लाना चाहते हो? सबसे पहली बात तो आपको लिव इन रिलेशन की बात ही नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन यूसीसी के अंदर इस तरह के कई पॉइंट्स हैं जो इन्होंने इन्वॉल्व किए हैं। देखिए, भू कानून और मूल निवास को लेकर भी हमारी जो है रिपोर्ट्स बन रही हैं और लगातार सभी के हमें सुझाव भी प्राप्त हो रहे हैं। एक सशक्त भू कानून देना हमारी प्रायोरिटी है। और जहां तक यूसीसी की बात है, जो हमने सबसे पहले जो वायदा यूसीसी का किया था उसको हम साकार करने जा रहे हैं और 9 नवंबर को होपफुली इस पर मोहर लग जाएगी। तो पूरा जो है, क्योंकि सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो यहाँ पर विपक्ष जिस प्रकार से जो मुद्दा बना रही है, देखिए सभी कानून प्रदेश के लिए हितकारी हैं और कौन सा प्रायोरिटी में आना चाहिए। अब 25 वर्षों से जो इतने लंबित कार्य पड़े हुए थे उनको धामी जी मोहर लगा रहे हैं। सभी कानून धामी जी क्यों बना रहे हैं? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी जब ये सरकारों में थे? तो यहाँ पे कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी बाद में आनी चाहिए, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि सबसे ज्यादा जरूरत प्रदेश को किस चीज की है और कौन, क्योंकि भू कानून जो है वो बहुत सारे अभी संशोधन उसमें लगातार चल रहे हैं। लगातार लोगों के हमें सुझाव प्राप्त हो रहे हैं और सभी बुद्धिजीवियों के सुझावों के अकॉर्डिंग और जनता के अकॉर्डिंग हम भू कानून बनाने। कुल मिलाकर उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हालांकि कांग्रेस पूरी तरह से यूसीसी को सिरे से खारिज कर सरकार पर झूठ फैलाने का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि क्या मान लिया जाए कि धामी सरकार 9 नवंबर को राज्य में यूसीसी को लागू करने जा रही है? आखिर क्यों विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक हो रहा है? क्या यूसीसी लागू होने के बाद महिला उत्पीड़न में कमी आएगी या नहीं? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उप जिला चिकित्सालय विकास नगर में अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के संबंध में मिल रही शिकायतों को लेकर मुख्य
चिकित्सा अधिकारी देहरादून ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप जिला चिकित्सालय में हड़कंप मच गया। उन्होंने चिकित्सालय परिसर का बारीकी से निरीक्षण कर साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने ओपीडी लैब, दवा वितरण कक्ष, प्रसव कक्ष व इमरजेंसी चिकित्सक कक्ष एवं जन औषधि केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से अस्पताल से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी भी ली और सीएमएस डॉक्टर विजय सिंह को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। नगर अस्पताल की काफी शिकायतें आ रही थी। रघुनाथ सिंह लेडी जी द्वारा भी बार बार उसको अवगत कराया जा रहा था। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज मैंने औचक निरीक्षण किया है। तो स्टाफ, चिकित्सक हो या अन्य स्टाफ करीब सभी ड्यूटी पे उपस्थित हैं, लेकिन गंदगी का इशू इस चिकित्सालय में है क्योंकि मरीजों का अत्यधिक दबाव है इस अस्पताल में। उस हिसाब से जगह की कमी होने की वजह से भीड़-भाड़ ज़्यादा अस्पताल में है और सफाई व्यवस्था भी बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। तो मैंने चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दे दिए हैं कि सफाई व्यवस्था में सुधार करें और मैं विभागीय अवैधता को भी शीघ्र यहाँ भेज रहा हूँ। तो इस अस्पताल के रिनोवेशन के लिए हम डीपीआर बनवा के शासन में फिर धनराशि की मांग करेंगे। बढ़ते आगे खबरों में, मंडल मुख्यालय पौड़ी को फूलों की घाटी बनाने का संकल्प लिए बीते 4 माह से लगातार काम कर रही महिलाओं की अगुवाई कर रही राज्य आंदोलनकारी वीरा भंडारी की मुहिम अब धीरे धीरे रंग लाने लगी है। अब वीरा भंडारी के नेतृत्व में काम कर रही महिला द्वारा ऐसे स्थान पर लगाए गए फूलों के पेड़ों में अब फूल आने लगे हैं जहां पर कभी गुलदार अपना आशियाना बनाया हुआ था। इसके साथ ही झाड़ी के कारण लगातार लोगों को रात्रि के समय ऐसे स्थानों से आवाजाही करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और जो आज हमारा संकल्प था, आज वास्तव में आप लोग भी देख सकते हैं, प्रत्येक जनमानस सराहना कर रहा, दिख रहा है कि मतलब आज हमारे फूल पुष्प जो है 4 महीने हमने जहाँ इतनी भयंकर झाड़ियाँ गंदगी यहाँ हो रखी थी और उनका हमने कटान करके हमने उनको नष्ट किया है। गुलदार का आशियाने अड्डा था उसको खत्म किया और जो यहाँ गंदगी हो रखी थी तब से, जब से हमने यहाँ फूल लगाए तब से यहाँ एक पन्नी मतलब कूड़े की भी नहीं दिखाई दे रही है। तो संकल्प हमारा कहीं ना कहीं साकार हो रहा है और हमने जो 4 महीने इस संकल्प लिया था कि हमारी पौड़ी हम एक फूलों की नगरी बनाएंगे, तो हमारा ये संकल्प जो है जारी रहे। और अब खबर काशीपुर से है, जहां कचहरी परिसर में बनी पुरानी व जर्जर इमारतों को ध्वस्त कर उनके स्थान पर नई बहुमंजिला इमारतें बनाकर तहसील कार्यालय, चकबंदी कार्यालय, न्यायालय, उप निबंधक कार्यालय व कोषागार आदि एक ही परिसर में स्थापित करने की मांग काशीपुर बार एसोसिएशन द्वारा पुरजोर ढंग से उठाई गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता कर आयोजित कर अपनी बात रखी और कहा कि काशीपुर में मौजा जसपुर खुर्द में पिछले 112 वर्षों से अधिक समय से कचहरी परिसर है, जिसमें करीब 5 एकड़ भूमि का रकबा है। इस 5 एकड़ भूमि में करीब 100 वर्षों पूर्व से ही उपजिलाधिकारी का कार्यालय, न्यायालय एवं आवास रहा है। इसी भूमि में डाक बंगला बना हुआ है तथा वर्तमान में सिविल न्यायालय की इमारत सामने की ओर बनने से पहले सिविल न्यायालय भी इसी इमारत में स्थापित था। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने अपनी वकालत की शुरुआत इसी इमारत से बने उपजिलाधिकारी न्यायालय एवं सिविल न्यायालय में की। इसलिए कचहरी परिसर एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है। वर्तमान समय में इस कचहरी परिसर में बनी पुरानी इमारतें जर्जर अवस्था में हैं और कभी भी धराशायी हो सकती हैं। आज प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है कि काशीपुर तहसील जिसके शिफ्ट होने का प्रस्ताव है, सरकार उसको किसी अन्यत्र जगह पर ले जाना चाह रही है और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से ये रिक्वेस्ट की थी और जिलाधिकारी महोदय ने ये इस परिसर का पूरा घूम करके निरीक्षण भी किया था और वो सेटिस्फाई थे कि यहाँ पर पर्याप्त ज़मीन है और यहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके तहसील आदि कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। परंतु उनके जाने के बाद ये प्रस्ताव पता नहीं कैसे चेंज हुआ और तहसील को किसी अन्यत्र स्थान पर ले जाने का एक प्रस्ताव पारित हुआ। तो हम उसके विरोध में और अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात समझाने के लिए कि सबसे उचित विकल्प कचहरी परिसर है, इसलिए हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आज ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 1975 के बाद से आज तक नैनीताल जिले के रामनगर से जुड़े क्षेत्र सुंदरखाल में रह रहे लोगों द्वारा विस्थापन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने वन सचिव से 4 सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ में कोर्ट ने पूछा कि 2014 में क्षेत्र के लोगों के विस्थापन के लिए बनाई गई कमेटी के निर्णय पर राज्य सरकार ने अब क्या कदम उठाए हैं। 4 सप्ताह के भीतर उसकी प्रगति रिपोर्ट भी पेश करें। बता दें कि समाज सेवी संस्था इंडिपेंडेंट मीडिया सोसाइटी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नैनीताल जिले के सुंदरखाल में साल 1975 से रह रहे ग्रामीणों को बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही, जिसे लेकर पिछले कई वर्षों से सुंदरखाल के ग्रामीण लोग विस्थापन की मांग राज्य सरकार से करते आए हैं, जिसे लेकर सरकार ने साल 2014 में एक कमेटी बनाकर विस्थापन करने का निर्णय लिया। बावजूद इसके आज तक उन्हें विस्थापित नहीं किया गया, न ही राज्य सरकार ने उन्हें जरूरी मूलभूत सुविधाएं दी, जबकि उनका यह क्षेत्र अति दुर्गम क्षेत्र में आता है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि उन्हें अति दुर्गम क्षेत्र से विस्थापित किया जाए। नगर में सुंदरखाल एक क्षेत्र है जो कॉर्बेट पार्क की बाउंड्री के पास ही है और कोसी नदी से लगा हुआ है। यहाँ पर 1974 से जो ग्रामीण रहते हैं, क्योंकि वो वन्य जीवों के हमलों के शिकार भी होते हैं, वहाँ पे कोई अवस्थापना की सुविधाएं भी नहीं है, इसलिए इनको शिफ्ट करने के लिए, रिलोकेट करने के लिए सन 74 से ही गवर्नमेंट निर्णय लेती रही है। 2014 में कमेटी भी बनाई गई थी जिसमें इनको रिलोकेट करने के बारे में भी निर्णय लिए गए थे, लेकिन 2024 तक का भी इनका रिलोकेशन नहीं हो पाया है, जिस कारण आज भी वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में वहाँ पे ग्रामीण रह रहे हैं। तो कोर्ट ने आज ये डायरेक्ट किया स्टेट को कि वो सन 2014 में जब कमेटी बनाई थी, विस्थापन की प्रक्रिया भी तय कर दी थी, तब से लेकर आज तक उन्होंने क्या स्टेप्स उठाए हैं इसके बारे में वन सचिव को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोर्ट ने कहा है 4 हफ्ते में। उत्तराखंड हाईकोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी को सेवानिवृत्त पर उच्च न्यायालय में विदाई समारोह आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल 10 अक्टूबर को पूरा हो रहा है। उच्च न्यायालय में दशहरा अवकाश होने की वजह से उन्हें विदाई दी गई। वरिष्ठ अधिवक्ता महेंद्र पाल ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश महोदय ने अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान राज्य के लिए की गई अहम निर्णय पारित किए। फैमिली कोर्ट के मामले हो या आउटसोर्स कर्मचारी हो, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए अहम निर्णय दिए। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बहारी ने सभी लोगों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में काम करके बहुत अच्छा लगा, उत्तराखंड हमेशा याद रहेगा। और हमें काम करने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा। आई विल ऑलवेज रिमेंबर दिस प्लेस एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी। चीफ जस्टिस का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा, जितने भी दिन रहे बड़े उन्होंने अच्छे जजमेंट किए। काफ़ी खासकर कुछ लोगों को जो 14 साल से ऊपर जेलों में थे उनको रिलीफ दी, जो कि कहा जा सकता है कि वो न्यायपूर्ण नहीं था। उनको जितनी भी सज़ा मिलनी थी नियमानुसार हो गया था, वो ऐसे ही पड़े हुए थे, तो चीफ जस्टिस ने उनको भी कंसिडर किया, वो लोग रिलीज हुए, बहुत बड़ी रिलीफ उनको मिली। इसी तरह से जो रेफरेंस वाले आए थे, मैक्सिमम रेफरेंस में भी जिनको फांसी की सज़ा हुई थी उनमें से मैक्सिमम लोगों को काफ़ी एक्विटल हुआ, अच्छी रिलीफ दी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।